ये बताओ, अपनी होने वाली मिसेस को हनीमून के लिए कहाँ ले जा रहे हो? कुछ प्लान किया है? मीर सब्तीन ने उसका ध्यान दूसरी जानिब मोड़ा। नहीं, अभी कुछ नहीं सोचा। अभी वो बहुत नाराज है, जब राजी हो जाएगी तब सोचूंगा। मीर सजावल ने गहरी सांस ली। जब बच्चे हो जाएंगे तब सोचोगे? बेवकूफ, हनीमून शादी के अव्वलीन दिनों में ही अच्छा लगता है। बाली ले जाओ, बहुत खूबसूरत है, वो भी खुश हो जाएगी। मीर सब्तीन ने मशवरा दिया। जा चुका हूँ, मीर सब्तीन ने ऑफ मूड में मुख्तसरन कहा। मैंने तुम्हारे सीट कंफर्म करवा दी है। वलीमे के फौरन बाद ही रवानगी है। माहौल बदलेगा तो जरताज भी नॉर्मल हो जाएगी। सबसे दूर जाओगे तो तुम दोनों को करीब होने का मौका मिल जाएगा। मीर सब्तीन मुसलसल उसका ऑफ मूड खुशगवारी में बदलने की कोशिश कर रहा था। मीर ने हंकारा भरकर सिगरेट सुलगाई। वो तो बेहद करीब थी। उसे खुद से दूर करने वाला बदनसीब मैं खुद हूँ। उसने सिगरेट लबों में दबाए तल्खी से सोचा। मीर सजावल की दिलकश डार्क ब्राउन आंखों के किनारे सुर्ख होने लगे थे। यार, वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। वो समझती ही नहीं कि मैंने जो कुछ किया गुस्से में किया। उसे मेरी किसी बात पर एतबार नहीं है। मीर सजावल बेबसी से बोल पड़ा। इसीलिए कहते हैं गुस्सा हराम है। तुम अगर होश से काम लेते तो इस गिल्ड में मुब्तला नहीं होते, मगर तुम्हें कौन समझाए। अरे यार, अब तो समझ गया हूं ना। लेकिन वो कुछ नहीं समझ रही। हाथ जोड़कर माफी मांगी है, मनाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली, मगर उस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। वो पत्थर बन गई है। वो मेरी मोहब्बत पर शक कर रही है। उसका एतबार उठ गया है। मैं उसकी नाराजगी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो इसी तरह रूठी रही तो मैं बहुत जल्द पागल हो जाऊंगा। वो मुझे पागल कर देगी। उसकी बेरुखी मुझे मार डालेगी। मीर ने बेबसी से कहते हुए अपना हाथ बालों में फंसाया। जितना बिगाड़ तुम चुके हो, सब कुछ ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। एकदम तो सब कुछ पहले की तरह नहीं हो सकता। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। जल्दबाजी में फिर नुकसान कर बैठोगे। उसे कुछ वक्त दो। अभी वो नाराज है। सब कुछ नजरअंदाज करके सिर्फ उसे मनाने पर तवज्जो दो। दोबारा एतमाद बहाल हो जाएगा तो हालात खुद ब खुद सुधरने लगेंगे। मीर मुदबराना बोला। मीर सजावल बगौर उसे सुन रहा था। उसने गुस्से से उंगलियों में दबा सिगरेट तोड़ मरोड़ दिया। जरताज की जिंदगी के लिए रोशन तरो ताजा सुबह रोशनियां बखेर चुकी थी। हर तरफ गहमा गहमी थी। पूरे गांव में हलचल सी मची हुई थी। आखिर ये मीर सजावल की बारात का दिन था। सभी गांव वाले खुश भी थे और मुतजस्सिस भी, क्योंकि कुछ लोगों को तो अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि मीर सजावल पूरी शानो शौकत से जरताज को ब्याने आ रहा है। गांव वाले आते जाते ग्राउंड की सजावट से मरूब हो रहे थे। तकरीबन पूरे सनपुरा को रात का बेसब्री से इंतजार था। बारात का अरेंजमेंट गांव से कुछ फासले पर एक बहुत बड़े ग्राउंड में किया गया था। ग्राउंड को 15 दिनों की मेहनत से बड़ी महारत और खूबसूरती के साथ डेकोरेट किया गया था, जो कि अब किसी 5 स्टार होटल का मंजर पेश कर रहा था। जरताज को सुबह से ही हवेली बुला लिया गया था। ब्यूटिशियन मुसलसल उसके सर पर सवार थी। जरताज बेजारी से खुद पर होने वाली इसकी हर कार्रवाई को बर्दाश्त कर रही थी। उसे सारे तमाशे से कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। मीर सजावल के हुक्म पर वक्फे वक्फे से जरताज की खातर मदारत के लिए कभी जूस, कभी फ्रूट्स, कभी चाय और दीगर लवाजमात लाए जा रहे थे। फायजा बेगम ने एक बार भी नहीं झांका था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी और मीर साईं की लव मैरिज है और आप उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए इतनी चाहत जता रहे हैं। ब्यूटिशियन ने मरूब होकर उस पर रश्क किया। जरताज ने मुस्कुराने पर इक्तफा किया। इस तारीफ पर आंसुओं का गोला उसके हल्क में अटकने लगा। वो दिल ही दिल में खुद पर हंस पड़ी। जिसको तुम चाहत का नाम दे रही हो, वो मीर सजावल के गुनाह का कफारा अदा करने की कोशिश है, जिसे मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। जरताज ने तलखी से सोचा। शाह, आप वहां अपना बहुत ख्याल रखेंगे। डॉक्टर्स और मखतूम शाह भाई जो भी हिदायत दें उन पर सख्ती से अमल करना है। ये ना हो कि आप बेएहतियाती करें। अरूश ने तंबीह की। मौजम शाह होले से मुस्कुरा दिया। वो लोग एयरपोर्ट जा रहे थे। आज रात मौजम और मखतूम शाह की फ्लाइट थी। अरूश और शाह एक ही गाड़ी में सवार थे। तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। मैं कोई नासमझ बच्चा नहीं हूं, अपना ख्याल रख सकता हूं। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। ना जाने मेरे पीछे तुम अपना क्या हाल कर लोगी। तुम तो मेरी मौजूदगी में खाने पीने मेडिसिन हर चीज से जान छुड़ाती हो। मेरे जाने के बाद तो बिल्कुल लापरवाह हो जाओगी। शाह अरूश का हाथ थामे परेशानी से गोया था। आप परेशान ना हो, इसलिए मैं भी लापरवाही नहीं बरतूंगी। अरूश ने मुस्कुराते हुए तसल्ली दी। शाह ने मुतमईन होकर
विंडो से बाहर नजर की। अरूश, अगर मैं तुम्हें कुछ करने के लिए कहूं तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? शाह ने विंडो से नजर बाहर जमाए गंभीर आवाज में सवाल किया। जी जरूर, बल्कि इसमें पूछने वाली क्या बात है? आपको यकीन होना चाहिए कि मैं आपकी किसी बात की नफी नहीं करूंगी। तुम बड़ी हवेली नहीं जाओगी। शाह की भारी आवाज गूंजी थी। तुम इसे मेरा हुक्म मत समझना, ये मेरी इल्तिजा है। शाहरुख मोड़कर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, ये भी मत समझना कि मैं अब भी तुम पर शक करता हूँ, इसलिए पाबंदी लगा रहा हूँ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता अरूश के तुम पर किसी का साया भी पड़े। मैं जब ठीक हो जाऊंगा तब खुद तुम्हें वहां ले जाऊंगा। शाह ने संजीदगी से कहते हुए उसका हाथ अपने सीने पर रखा। शाह के लहजे में जो दर्द था उसने अरूश की पलकें नम कर दी। आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं कभी वहां जाने के लिए इसरार नहीं करूंगी, वो पुरनम लहजे में बोली। थैंक यू माई लव। शाह ने अपना गाल उसके गाल से टच किया। वो लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। ड्राइवर और मखदूम शाह की मदद से मौजम शाह को नीचे उतारा गया, फिर व्हील चेयर पर बिठा दिया। मखदूम शाह व्हील चेयर धकेलता हुआ आगे बढ़ रहा था। अरूश भी उसके कदम से कदम मिला रही थी। वो लोग डिपार्चर लाउंज में पहुंच गए थे। वो लोग इमिग्रेशन काउंटर से फारिग होने के बाद वेटिंग एरिया में आ गए थे। मौजम शाह और मखदूम शाह के नाम की लास्ट पैसेंजर अनाउंसमेंट हो रही थी। हमेशा की तरह आज भी मौजम शाह लास्ट कॉल पर डिपार्चर लाउंज पहुंचा था। मेरी दुआ है आप वापसी पर व्हील चेयर के सहारे नहीं बल्कि अपने पैरों पर चलकर आएं। इंशाअल्लाह मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। अरूश ने भीगी पलकों से सिद्के दिल से दुआ दी। शाह ने मशकूर होकर उसकी तरफ देखा, फिर अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। पानी के कतरे अरूश की आंखों से बेसाख्ता टपके। भाभी, आप इनकी फिक्र छोड़ दें, इनके लिए मैं हूं। बस आप अपना और हमारी गुड़िया का ख्याल रखिएगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। मखदूम शाह जो किसी काम से स्टोर तक गया था वापस आया तो इन दोनों के जज्बाती मंजर देख के आगे बढ़ा और उजलत में अरूश के सर पर हाथ रखकर अलविदा किया। डिम्पल गर्ल, ना रोना नहीं, तुम्हारे आंसू मुझे कमजोर कर देंगे। शाह ने उसकी आंखों में मचलते आंसू देखकर उंगली के इशारे से रोने के लिए मना किया। दिल छोटा मत करो, जल्द वापस आ जाऊंगा। उसका रोना शाह को बेचैन कर गया था। अरूश डुबडुबाई नजरों से उन्हें जाता देखती रही, फिर उनके नजरों से ओझल हो जाने पर थके हुए कदमों से वापस पलट गई। ब्यूटिशियन ने शाम ढले जरताज को फाइनल टच देने के बाद रुखसत होने की इजाजत दी। वो रानिया और फायजा बेगम के साथ गाड़ी में बैठकर वहां पहुंची थी। वो दोनों जरताज को स्टेज पर बिठाकर सारे इंतजामात जरीना और नगीन के सुपुर्द करती वापस चली गईं, चूंकि उन्हें बारात के साथ एंट्री करनी थी। हाल में मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। खास मेहमानों के साथ गांव के गरीब अवाम भी मदऊ किए गए थे, जिन्हें मीर जाफर किसी भी मौका पर नहीं भूलते थे। जरताज सर झुकाए बैठी सोचों में गुम थी। डीप रेड कलर के इंतहाई कीमती और नफीस शरारे में जो मीर सजावल ने खुद पसंद किया था, बेश कीमत ज्वेलरी से लदी फुंदी जरताज होश उड़ाए दे रही थी। उस पर ब्यूटिशियन के मैजिकल ब्रश ने उसे परियों सा रूप दे दिया था। उसकी चंद करीबी बेतकल्लफ दोस्तें झिझकते हुए स्टेज पर आ गईं। जरताज, शादी बहुत बहुत मुबारक हो। उसकी सबसे प्यारी दोस्त नाजी ने खुश दिली से मुबारकबाद दी। जरताज ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। तुम तो बहुत खुशकिस्मत निकली। गांव का सबसे सोना शहजादा तुम्हें मिल गया, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो बेतकल्लुफी से गोया थी। जरताज ने पलकें उठाकर उसे देखा और फिर नजरें झुका ली। अरे छोड़ो यार, जो कुछ उसके साथ हुआ है उससे ज्यादा बदकिस्मत कौन होगा। ऐसे इंसान से शादी करने से बेहतर है हम सब कवारी ही बैठी रहें। शुक्र करो मीर साईं की नजर हम में से किसी पर नहीं पड़ी, वरना हमारा मुंह भी शादी के दिन जरताज की तरह उतरा हुआ होता। एक लड़की जो हसद में नींदें उड़ाए बैठी थी जल कर बोली, चुप करो, ये वक्त ऐसी बेहुदा बातों का नहीं है। नाजी ने उसे झिड़क दिया। जरताज का चेहरा बेइज्जती से धुआं धुआं हो रहा था। तभी बारात आने का शोर उठ गया। सारी लड़कियां उठकर एंट्रेंस की तरफ भागीं। ऑफ वाइट शलवार सूट में मलबूस, हाथ खूबसूरत घड़ी से सजा हुआ, बाजू पर अमाम जामन जो फायजा बेगम ने बांधते हुए कई दुआएं पढ़कर फूंकी थीं। सर पर दस्तार बंदी थी। मीर सजावल शानदार दूल्हा के रूप में गजब ढा रहा था। भरपूर आतिशबाजी करने के बाद सब लोग अंदर आ चुके थे। लेडीज एंड जेंट्स के पोर्शन अलहदा होने की वजह से मीर सजावल सबके साथ जेंट्स के पोर्शन में चला गया था।
रानिया स्टेज पर पहुंचकर जरताज के सर पर निकाह के लिए सुर्ख शेफोन का दुपट्टा सेट करने लगी। इतने में मीर जाफर समेत काफी सारे मर्द हजरात काजी साहब को लेकर स्टेज पर आ गए। काजी साहब निकाह के लिए जरताज के साथ वाले सोफे पर बैठ गए। जरताज बिनते दीन मोहम्मद आपको सिक्का रायजुल वक्त 50 लाख रुपए हक महर मीर सजावल अली वल्द मीर जाफर अली के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब ने ठहर ठहर कर बोलते हुए माइक मुंह के नजदीक किया। माहौल पर सकूत तारी हो गया था। जरताज पर काजी साहब के अल्फाज सुनकर सकता तारी हो गया। उसकी खामोशी तवालत अख्तियार कर गई। तवील खामोशी पर मीर सजावल के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसने बेचैनी से पहलू बदला। उसके खिलते चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। उसकी जगह इज़्तिराब ने ले ली थी। काजी साहब ने एक बार फिर दोहराया। जरताज बुत बनी रही। उसकी आंखों में वहशत ज़दा रात का मंजर घूमने लगा। उसका बदन कपकपा रहा था। मीर सजावल की दरिंदगी अपनी तमाम तर जुजाइयत समेत याद आने लगी। काजी साहब ने ताज्जुब से मीर जाफर की तरफ देखा। मीर जाफर भी जरताज का इकरार सुनने के मुंतजिर थे। परेशानी से दीन मोहम्मद को देखने लगे जो जरताज के साथ लगा बैठा था। दीन मोहम्मद ने जरताज का यख बस्ता हाथ धीरे से दबाया, मगर जरताज के जिस्म में कोई जुम्बश नहीं हुई। काजी साहब ने आखिरी बार इजाबो कबूल का सिलसिला जारी किया, मगर जरताज की चुप नहीं टूटी। हाजरीन में बेचैनी की लहर दौड़ गई थी। वक्त साकित हो गया था। मीर सजावल के अंदर एक तूफान बर्पा होने लगा। जरताज के इकरार का मुंतजर उसका पूरा जिस्म समात बन गया था।